नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ के ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे कि कैसे हम कम समय में बिल्कुल एग्ज़ाम में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा होता है दोस्तों, क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन है पहला कि 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। तो 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि जो अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी, उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हम बेसिक तरीका देखेंगे पहले, फिर उसके बाद इसे हम कम समय में कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे आप उस दूसरे तरीके से ही हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला तरीका हम आपको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर होता है दोस्तों PRT। P हमारा मूलधन है, R हमारा यहाँ पर क्या है, रेट है, दर है, और T हमारा क्या है, समय। PRT/100 होता है 100। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमें धनराशि हो वह मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाए। तो 36% अधिक होने का मतलब है कि हमारी मूल धनराशि, जो मूलधन है, हमने मान लिया यदि 100 हमारा मूलधन है तो इससे 36% अधिक है। तो 100 का 36% 36 होगा, यानी 136 हो जाए। 136 होने का मतलब ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला 36, तभी तो 136 हुआ। यानी जो साधारण ब्याज हमें मिला वह 36 का हमें ब्याज मिला। तो यहाँ पर हम अब सिंपल इंटरेस्ट, हमारा साधारण ब्याज 36 आ गया, और बराबर P के स्थान पर हम 100 रख लेते हैं क्योंकि हमने मूलधन 100 माना है। और यहाँ पर दोस्तों गुणा R, हमारा रेट कितना है, 6% है, तो यहाँ पर हम 6 रख लेंगे। अभी बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों हम इसका देखेंगे। अब T हमें निकालना है तो T को यहाँ पर उसी तरीके से रख लेंगे, बटे 100 कर लेंगे। तो 100 से 100 हमारा यहाँ पर कट जाएगा। अब इस 6 को इधर आएगा, ये बटे में हो जाएगा, तो 6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी T बराबर हमारा जो आ गया वह 6 साल आ गया, ऑप्शन नंबर A। तो ये हमारा दोस्तों था जो इसका फार्मूला होता है बेसिक तरीके से। लेकिन हम अब इसे एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल कम समय में। देखिए, अब हमने यहाँ पर दोस्तों देखा कि जो 6% हमारा क्या है, रेट है। रेट हमारा कितने का है, 6% का है। और जो यहाँ पर मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम मन में ही सोच लेंगे कि हमारी मूल धनराशि यदि 100 है तो 36% अधिक, यानी ब्याज कितने का मिलेगा, 36 का ब्याज मिलेगा। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है कि 36 का ब्याज मिलेगा, और यहाँ पर 6 की रेट से तो कितना समय लगेगा, तो सीधा 6/T बराबर 36 कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मूलधन 100 है वह नीचे बटे 100 से कट जाएगा। तो सीधा T बराबर कितना आ गया, 6 के 36, यानी T बराबर सीधा दोस्तों यहाँ पर 6 साल आ गया, ऑप्शन नंबर A। तो हमें पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सीधा यहाँ पर दिमाग में सोचना है। PRT/100 होता है। P यदि हम मूलधन 100 मानेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। R हमारा 6% है, तो 6T बराबर कितना ब्याज मिला, 36 का, तो T बराबर 6 आ गया। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में सोचना पड़ेगा। तो आप अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसी तरीके से आप सोचकर लगाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, कहा गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में हमसे पूछा गया है। तो एक चीज़ आप ये ध्यान दें कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, वृत्त की त्रिज्या R है, R में 10% की वृद्धि की गई है। अब क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों πr² होता है। तो यहाँ पर πr² ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है।
तो जहाँ पर आपको भी ये ऐसी कंडीशन मिले कि एक यहाँ पर हमें दी गई हो और उसका क्षेत्रफल पूछा हो, चाहे वृत्त में हो चाहे किसी भी यहाँ पर चीज़ में हो, अगर उसका हमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो हमें क्या करना है, जो वृद्धि हो रही है उसको हम सीधा एक ही फार्मूला पे रखेंगे। कौन से फार्मूला पे? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 इस पर रखेंगे और इस पर जो वृद्धि होगी वही हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो a प्लस बी यानी 10 और 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 गुणा 10 बटे 100 कर लेंगे तो ये 0 से 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया 21%। तो ये हमारा 21% आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या की 10% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है, यानी 10 से कितनी हो गई त्रिज्या, 11 हो गई। अब देखिए त्रिज्या क्या है, r² है, यानी एक बार हमें फिर से लेना है तो 10 से फिर से 11 हो गई। तो ये 10 दहा में 100 और 11 11 में कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, 21 की वृद्धि हो गई। 100 पर निकालेंगे 21%, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r² होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार इसको लिख लिया। तो इस तरीके से हमें प्रतिशत वृद्धि को निकालना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 रुपये में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का प्रारंभ मूल्य प्रति लीटर कितना है? तो तेल का जो प्रारंभिक मूल्य है वह हमें बताना है कि प्रति लीटर कितना था। तो कैसे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, भिन्न क्या होगा कि 20/100 करेंगे। कैसे निकालते हैं कि 20/100 करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 20/100, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। तो 1 की कमी हो गई, यानी 20% की कमी हुई है तो 5 में 1 की कमी हुई है, तो 5 से कितना हो गया, 4, क्योंकि 1 की कमी हुई है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल्य है, और इसका विपरीत क्या होता है, उस वस्तु की संख्या होती है। यानी हमने जब मूल्य हमारा 5 से 4 हो गया तो हमें जो संख्या उसकी मिलेगी 4 से 5। यदि मान लें हम पहले हम 4 खरीदते थे उतने ही रुपए में अब हमें 5 मिल रहा है, और पैसा पहले यहाँ पर देखिए मूल्य पहले 5 था लेकिन अब 4 हो गया, तो कम होने की वजह से पहले 4 हम लेते थे लेकिन अब हमें 5 मिल रहा है। इसको हम उल्टा कर लेंगे, और इसको उल्टा कब करना है कि जब हमारा प्राइस वही हम दुकान पर ले जाएं या प्राइस हमारा सेम हो, तो वहाँ पर प्राइस यहाँ पर ये 4500 दिया गया है, तो सीधा इसको हम क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है, और यहाँ पर 4 से 5 हो गया। ये जो मूल्य है 5 से 4 हुआ, और जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह 4 से 5 खरीद रहे हैं, एक अधिक मिलने लगी है अब, क्योंकि वह जो मूल्य था वह 5 से 4 हो गया, एक कम हो गया, तो हमें 4 से 5 एक अधिक वस्तु मिलने लगी है। और यहाँ पर 1 दिया है, जबकि यहाँ पर कितना दिया है, 15 लीटर हमें अधिक मिलने लगा है। तो 15 लीटर, 1 का मान 15 लीटर है, तो हमें प्रारंभिक निकालना है। ये हमारा प्रारंभिक है, ये हमारा बाद का है। तो प्रारंभ में हमें वस्तु की संख्या कितनी है, तो 15 का यहाँ पर हम 4 में गुणा कर लेंगे, तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 लीटर। यानी प्रारंभ में हमें कितना मिल रहा था, 60 लीटर मिल रहा था। अब 15 बचे 75 लीटर अब मिल रहा है। यदि अब वस्तु की मूल्य पूछता तो 4500 में हम 75 से भाग करते, लेकिन पहले की पूछ रहा है तो हमारा जो 4500 रुपये है उसमें हम 60 का भाग कर देंगे। तो 4500 में क्या करेंगे दोस्तों, 60 का भाग कर देते हैं, 4500/60 कर देते हैं, ये हमारा पहले का मूल्य आ जाएगा। यदि बाद का पूछेगा, अब का पूछेगा, तो 4500/75 कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। 6 पत्ते यहाँ पर 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 6 पचे 30, यानी 75 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 75 रुपये यहाँ पर हमारा प्रारंभिक मूल्य उसका आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे हम इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं या किस तरीके से। एक काम को 45 दिनों में करता है लेकिन वह 30 दिन काम करता है, 30 दिन तक काम करता है, तो ए 45 दिनों में कर सकता है लेकिन उसने काम केवल 30 दिन ही किया, तो ए का कितना काम बचा हुआ है, तो कहेंगे ए का यहाँ पर 15 दिन का काम बचा हुआ है। ए का 15 दिन का काम बचा हुआ है। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि ए का जो 15 दिन का काम बचा है इसको बी कितने दिन में कर रहा है, तो इसको बी 5 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं क्योंकि ए का जो 15 दिन का काम है वही काम बी का 5 दिन का काम है। क्योंकि शेष काम बी 5 दिन में कर रहा है तो शेष काम जो ए का 15 काम बचा है 15 दिन का, वही काम तो बी 5 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों काम क्या हैं, आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लेते हैं कि इनकी क्षमता कितनी है। 5 तियाँ 15, तो बी के बराबर 3 है, ए के बराबर 1 आ गया, तो ए बटे बी। ए के बराबर में देखिए, ए के बराबर में यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेते हैं। बी के बराबर में 3 है तो बी के सामने 3 लिख देते हैं। तो ए की क्षमता आ गई 1, बी की क्षमता दोस्तों आ गई 3। तो 1 और 3 की ये इनकी क्या है, क्षमता। लेकिन टाइम अगर पूछे तो क्षमता का उल्टा हो जाता है इनका टाइम। तो 3 और 1 का इनका क्या हो गया, समय। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। तो कितना गुना है दोस्तों, ये 15 तियाँ 45, 15 गुना है। तो ये 15 गुना है। अब देखिए 1 का 15 गुना कर देंगे तो ये 15 दिन लेगा, यानी बी कितने दिन लेगा, अब 15 दिन टोटल लेगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्षमता निकाल के उसका उल्टा करके दोस्तों टाइम से यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि कितना टाइम दूसरा लेगा। अब इसको और आसान तरीके से यदि इतना ना लिखना चाहे तो कैसे करेंगे। अब हमने देखा कि ए 45 दिन में कर रहा है, वह 30 दिन काम किया, उसका ए का काम कितने दिन का बचा है, 15 दिन का काम। अब ए के 15 दिन के काम को बी कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर 5 से भाग कर देंगे तो 5 तियाँ 15, यानी ए के 15 दिन के काम को बी 5 दिन में कर रहा है 3 की क्षमता से। तो ए के 45 दिन के काम को बी 3 की क्षमता से कितने समय में करेगा, तो 15 तियाँ 45, सीधा यहाँ पर आ गया हमारा 15। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, इसमें हमें यहाँ पर ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम मन में भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीक़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बताना है कि 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 केजी है। नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 केजी हो जाता है। नए व्यक्ति का औसत भार कितना है। तो देखिए इसका जो बेस्ट तरीका है कैसे है कि 20 व्यक्तियों का जो औसत भार है वह 60 केजी है। अब देखिए जब एक व्यक्ति और शामिल हुआ तो उनका जो भार 1 कम हो गया, उनका औसत भार 1 कम हो गया जब एक व्यक्ति और शामिल हो गया। तो इस तरीके से टोटल कितने व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति शामिल हुआ तो टोटल 21 व्यक्ति हो गए। अब 21 व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर 60 का यानी 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 का मतलब ये होता है कि हर 20 व्यक्ति के पास 60-60 केजी यहाँ पर है। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से 20 व्यक्ति हैं तो सबके पास 60-60 केजी यहाँ पर है। ये होता है इनका औसत भार। औसत भार का मतलब सबके पास बराबर है। अब देखिए 21 व्यक्ति हो गए तो 21 व्यक्तियों का इनका जो औसत भार हो गया वह 59 यानी दोस्तों 59 सबके पास कितना बचा, 59 हो गया, यानी सबका 1 कम हो गया। तो 21 व्यक्तियों पे कितना कम हुआ होगा, 21 कम हुआ होगा। 21 व्यक्तियों पे 21 कम हुआ होगा क्योंकि 21 व्यक्तियों का औसत भार यहाँ पर 59 हो गया, यानी 21 केजी क्या हुआ, भार कम हो गया।
तो 21 केजी भार इसलिए कम हो गया दोस्तों क्योंकि जो नया व्यक्ति आया है वह 60 केजी भार नहीं लाया होगा, इसलिए एक एक यहाँ पर सबका कम हो गया। अगर वह 60 केजी भार उसका होता तो यहाँ पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह 21 केजी कम लाया है। तो औसत भार से कितना कम लाया है? 21 केजी। तो औसत भार 60 है, 21 केजी हम घटा देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा आ जाएगा 39 यानी 39 केजी। तो वह जो व्यक्ति आया होगा 39 केजी का होगा, तभी तो सबका औसत भार घट के इसमें जुड़ गया और टोटल सबका औसत भार 59 हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो बेस्ट तरीका था इन प्रश्नों को सॉल्व करने का दोस्तों, वही हमने यहाँ पर क्लास में डिस्कस किया। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।